जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अविनाश एजुकेटर पे। और एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन बैंक आ गया है। ये क्वेश्चन बैंक का 22वां सेशन है, 22वां पार्ट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वैसे इस पे पहले 21 वीडियो बन चुके हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, तो इसमें हम मिसलेनियस जीके के प्रश्न देखते हैं। हालांकि इस सेशन में हिस्ट्री के प्रश्न देखा गया है, ठीक, जो कि बहुत दिनों के बाद ये सेशन आया है। चलिए इसलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न। ठीक, इस सेशन में टोटल 50 प्रश्न है। ठीक, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। इसमें सारे जितने भी प्रश्न है वो सब इतिहास के ही है। ठीक, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। इसी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक अगर पूछे किसने लिखा था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेरोडोटस। और पूछा जाए इतिहास का पिता किसे कहते हैं तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेरोडोटस हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मैं उत्तर हो जाएगा कृषि। वहाँ के लोग दो चीज़ों पर बहुत ही निर्भर थे, एक व्यापार और दूसरा कृषि। ठीक, तो कृषि और व्यापार दोनों मुख्य थे, लेकिन अगर ऑप्शन में एक ही हो तो हम कृषि मानेंगे। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था। तो मैं उत्तर हो जाएगा जौ और गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ये मुख्य दो ही फसल थे, जौ और गेहूं, यही दोनों पर वे मुख्य रूप से आश्रित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी दी थी। कब, तो 1826 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता के अंतिम छोर, यानी कहा जाए एक तरह से तो सिंधु सभ्यता हम जानते हैं कि त्रिभुजाकार था। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका देखिए एक्चुअल में कैसा है, इस प्रकार का इसका फिगर है। लेकिन इसमें इसको क्या है, इसको मान लिया जाता है कि ये सीधा है, इसको सीधा मान लिया जाता है। और इस आधार पर हम क्या कहते हैं कि यह त्रिभुजाकार है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अंतिम छोर कहाँ कहाँ थे। तो देखिए अगर इस बात की जाए नॉर्थ में यानी कि उत्तर में बात की जाए तो उसका अंतिम छोर था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में था। और ये कहाँ पे था, तो चिनाब नदी के पास में यह मिला है। ठीक, अगर बात की जाए हम साउथ की बात करें यानी कि दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में यह मिला है दैमाबाद। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम स्थल दैमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में है। और वहाँ यह परवरा नदी है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, वहाँ पे स्थित है। अगर बात की जाए वेस्ट में यानी पश्चिम में बात की जाए तो पश्चिम के सुतका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ती है, वहाँ पे डास्क नदी के किनारे यह स्थित थी। ठीक, अगर पूर्व दिशा में बात की जाए तो पूर्व दिशा में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, वहाँ पे था। और यह हिंडन नदी के किनारे था। तो सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं एक तरह से ये चौहद्दी था किसका, तो सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी कि अंतिम छोर कह सकते हैं। तो देखिए बाकी तीन जो छोर है ये नॉर्थ, ईस्ट और साउथ वाले तो इंडिया में है, लेकिन ये वेस्ट वाला कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, इसका कुल क्षेत्रफल कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। ठीक, तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इस क्या बोलते हैं इस मैप की मदद से ज़्यादा समझ में आएगा, उम्मीद है आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। अगला प्रश्न है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी कौन था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, जो थे ये क्या थे, इसके खुदाई के प्रभारी थे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न, हड़प्पा किस प्रकार की सभ्यता थी। तो हम हड़प्पा हमारा जो था ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि उस समय लोग कांसे को जानते थे और ब्रॉन्ज को, यानी कि उस समय दूसरा कोई मेटल जो था उतना प्रयोग में नहीं था। अधिक ये लोग कांसा का प्रयोग किया करते थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन कहते हैं। अगर लोहा का यूज करते तो लौह युगीन कहते, अगर पत्थर का यूज करते तो पाषाण युगीन कहते, लेकिन कांस्य का यूज हुआ इसलिए कांस्य युगीन इसको कहा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, जिसको आज तक की पढ़ने वाला कोई महान पैदा नहीं हुआ है कि इसको पढ़ ले, इतना खतरनाक लोग लिख देते थे। ठीक, जैसे में देखिए अब ये कौन सा लिपि, देखिए चित्रात्मक, क्या है चित्र, ऐसा जैसे हम लोग आजकल व्हाट्सअप में बनाते हैं ना इमोजी, ऐसा गोल गोल बना देते हैं
और एक आँख बना देंगे दो, और एक जीभ, ऐसे जीभ निकाल देता है, तो क्या है, इमोजी होता है। तो ये भी क्या है, भाव चित्रात्मक ये भी लिपि है। तो उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की भी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, जिसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया कि क्या ये लोग लिखते थे, इतना खतरनाक ये लोग लिखते थे। ठीक, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं अब। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 10वां प्रश्न। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है, तो स्वास्तिक चिन्ह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह इसे कहते हैं, आपको पता होगा, जैसे शुभ लाभ हम लिखते हैं तैसे बनाते हैं ना, इस तरह से एक फिगर, इस तरह से एक फिगर बनाते हैं इस तरह से, तो यही क्या है, स्वास्तिक चिन्ह है। तो ये कहाँ मिला है हम लोग, कहाँ से हम लोगों को मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता से ही ये चिन्ह हमें मिला था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, 11वां प्रश्न। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था, आग जलाना वे लोग सीखे थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। आग की खोज किस काल में हुआ था, तो आग की खोज जो हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। अब पूरा पाषाण काल को समझने के लिए इधर आइए, यहाँ पे देखिए, इतिहास को कुल मिलाकर 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने, 3 कालखंडों में। पहला प्री हिस्ट्री पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री पीरियड यानी कि आध ऐतिहासिक काल, और तीसरा हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। ठीक, तो इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया, 3। और ये प्राग ऐतिहासिक में भी इसको भी 4 खंडों में बांटा गया है। ठीक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, एक क्या बोलते हैं, एक ताम्र पाषाण काल। ठीक, तो 3 और 1 4 भागों में बांटा गया है, और उसमें भी जो सबसे पुराना था उसको क्या कहा गया था, पूरा पाषाण काल। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, प्राक ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक को भी 4 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो इन चारों में जो सबसे पहले था पूरा पाषाण काल, उसी समय आग की खोज हो चुकी थी। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता थी, तो हमें उत्तर हो जाएगा आध ऐतिहासिक काल। जो सिंधु घाटी सभ्यता था इस काल की सभ्यता थी। अगर तीनों काल को समझना हो तो आसान भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो प्राक ऐतिहासिक काल है इसमें कोई भी हमें लिखित स्रोत नहीं मिला है। ठीक, आध ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत तो हमें मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अगर ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो इसमें लिखित स्रोत मिले भी हैं और पढ़े भी गए हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम 14वां प्रश्न। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कुत्ता। मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पाला था। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से ही मेसोपोटामिया, फारस के देशों से क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। हड़प्पा के लोग किस धातु से अपरिचित थे, तो हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहा को नहीं जानते थे। वे लोग लोहा से अपरिचित थे, वे लोग ज़्यादातर कांसा ही जानते थे और मतलब दूसरे तत्व थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन चूंकि लोहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है, धातु है, लेकिन इसको नहीं जानते थे वे लोग। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 18वां प्रश्न। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन किस रंग के पाए गए हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा लाल। हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन किस रंग के पाए गए हैं, लाल रंग के। अगला प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है, तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल क्या है, यानी कि सबसे अधिक क्या मतलब इसका कार्यकाल को कितना माना गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व इसका माना गया है काल सिंधु घाटी सभ्यता का। कुछ लोग इस पर थोड़े बताने लगता है कि यहाँ कुछ दिया है वहाँ कुछ दिया है, तो उन लोगों की बात सुनेंगे। अधिकतर अच्छी किताबों में आपको 2500 से 1750 BC ही मिलेंगे और यही आपको एग्जाम में भी मिलते हैं ऑप्शन। ठीक, दूसरा इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, 20वां प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है और इसकी खुदाई किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी मोहनजोदड़ो की। अगला प्रश्न हमारा नर्तकी की कांस्य मूर्ति, यहाँ पे मूर्ति होगा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन सा था, तो सबसे बड़ा इमारत
कहाँ था, तो उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ठीक, और वह इमारत कौन सा था, तो एक विशाल अनागार था। अनागार यानी कि अनाज रखने का एक, समझ लीजिए कोठी कह सकते हैं, उसमें कोठी ना कहा जाएगा, तो एक अनाज रखने के लिए बहुत बड़ा कोठी बनाया गया था। और इतना बड़ा बना दिया गया था कि वह मतलब उस समय का सबसे बड़ा बिल्डिंग था, उतना बड़ा बिल्डिंग कोई था ही नहीं। ठीक, तो पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार। अन्नागार यानी कि जिसमें अन्न रखा जाता हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक, क्योंकि मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच इसी थी, इसीलिए उसे मेसोपोटामिया नाम दिया गया उस सभ्यता को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी। कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। नेक्स्ट प्रश्न 26वां प्रश्न, सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन है, मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद तथा वेदांगों की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा वेदों की संख्या 6 है और वेदांगों की संख्या वेद की संख्या 4 है तथा वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन इनमें से मात्र 13 को ही प्रामाणिकता मिली है, यानी 13 ही प्रामाणिक हैं। नेक्स्ट देखते हैं 29वां प्रश्न, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, जिसमें 108 सूक्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब, कौन सा वेद गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य या पद्य यानी कि एक जो होता है ना कविता टाइप का होता है और एक होता है कहानी टाइप का, तो वही पूछा है कि कौन सा वेद है जो दोनों में लिखा है, गद्य में भी और पद्य में भी, तो उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में, तो उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में। ठीक, तंत्र मंत्र का उल्लेख किसमें है, अथर्ववेद में है। नेक्स्ट देखते हैं 32वां प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, मतलब किस वेद को कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाले जो सुर होते हैं सा रे गा मा प ध नि, ये सामवेद से ही लिए गए हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सारे गा मा प ध नि कहाँ से लिए गए हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सामवेद से। ठीक, नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब, अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र थे, इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो भगवान सूर्य को ये समर्पित है गायत्री मंत्र, भगवान सूर्य की उपासना के लिए इसको गाया जाता था। गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में है, तो उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में गोत्र शब्द का उल्लेख है। गोत्र जो कि खासकर जब शादी विवाह लोग करते हैं तो गोत्र मिलाते हैं, तो उस शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 37वां प्रश्न, ऋग्वेद सर्वाधिक, ऋग्वेद में, यहाँ पे में छूट गया है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, यानी कि ऋग्वेद में किस नदी की चर्चा सबसे अधिक की गई है, तो मैं उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी। यहाँ पे दोनों को ध्यान से समझिएगा। अगर बात की सबसे अधिक चर्चा किसकी है, सबसे अधिक वर्णन किसका है, तो सिंधु नदी का। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सरस्वती। ठीक, तो इन दोनों को याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इंद्र। इंद्र भगवान को बहुत ही महत्व दिया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39वां प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 10वां मंडल। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, ये तो बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मैं उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 41वां प्रश्न, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति। जी हाँ, मनुस्मृति वही किताब है। हम लोग हिंदू धर्म में जितने भी कर्म कांड देखते हैं, कर्म कांड कहने का मतलब हो गया बच्चा के जन्म लेने से लेके उसके मरने तक की जितनी भी प्रथाएं होती हैं, जितने भी संस्कार होते हैं, जितने भी नियमें होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग विवाह करते हैं, ब्याह शादी करते हैं, तो ब्याह शादी में 7 फेरा लेना है, सिंदूर टिकना है, ठीक, और क्या क्या होता है, मंगलसूत्र पहनाना है। तो ये जितने कर्म कांड हैं, जितने ये सब किस लिए गए, सब मनुस्मृति से लिए गए। मनु एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने स्मृति पर आधारित एक किताब लिखा, एक
किताब लिखा जिसमें हिंदू समाज के नियम कानूनों को बताया गया, और उसी को ही क्या कहते हैं, मनुस्मृति कहते हैं। इसी में बताया गया है कि हम जो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में शादी तो होता है लेकिन इसमें विवाह विच्छेद नहीं होता है। तो इसलिए हमारा पहले हिंदू धर्म में शादी के बाद विवाह विच्छेद नहीं होता था, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन बाद में हमारा सुप्रीम कोर्ट ने इसको समझा, हमारे समाज ने समझा कि नहीं, शादी के बाद भी अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, शादी के बाद अगर खुश नहीं रहना चाहते हैं तो भाई क्या दिक्कत अलग हो सकते हैं। तो हालांकि कुछ ऐसी नियमें थी जो कि मनुस्मृति में बहुत ही समाज के लिए अच्छी नहीं थी, तो उसे ख़त्म किया गया। जैसे मान लीजिए कि विधवा पुनर्विवाह जैसी सब कुप्रथाएं थी, तो इसको ख़त्म किया गया। तो यही जो हमारे हिंदू समाज का जो नियम कानून जो हमें कर्म कांड देखने को मिलता है वो कहाँ से लिया जाता है, अधिकांश तो वह मनुस्मृति से ही लिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 42वां प्रश्न, पुस्तक मिताक्षरा का लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है 44वां प्रश्न, आर्य लोग कहाँ से भारत आए थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक, और अपने आप को क्या कहते थे? श्रेष्ठ कहते थे। और वे लोग संस्कृत के मतलब लोग संस्कृत बोलते थे, अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ के मूल निवासियों को नीच कहते थे। इतने हरामी थे, सोच लीजिए, अपने दूसरे मध्य एशिया से आए थे भारत में, और यहाँ के जो भारत के मूल निवासी थे उन लोगों को भी कहते थे ये लोग नीच आदमी हैं। और यहाँ के बसे कहाँ थे? तो उधर अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान या क्या बोलते हैं पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में लोग आके वहाँ पे बसे थे। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व जो था महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक, अगर बात की जाए महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी तो हमें उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। कब? 483 BC में। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। यह कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अलार कलाम। अलार कलाम जो थे महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा त्याग की गई घटना को गृह त्याग की गई घटना को क्या कहते हैं? जब महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया था उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जो घर छोड़ने की उनकी जो क्रिया थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न, बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो हमें उत्तर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, और बात कीजिए उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया कहाँ था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक, उन्होंने सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध थे उनको जब तपस्या करना था तो वो सबसे पहले सारनाथ में गए थे, लेकिन वहाँ पे वो काफ़ी दिन तक रहे, लेकिन वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, उनका तपस्या सफल नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ पे एक औरत थी जो बोली कि वीणा के तार को इतना ना खींच दो कि वह टूट जाए और इतना कम ना खींचो कि वो बाजे ही ना। तो मतलब इस बात से उनको मन में आया कि यहाँ पे मेरा मतलब मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं तपस्या तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा तपस्या यहाँ पे सफल नहीं हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने सारनाथ को छोड़ा और सारनाथ से कहाँ चले आए? गाया चले। और गाया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई ना तो सारनाथ में वो अकेले नहीं तपस्या कर रहे थे, अपने 5 दोस्तों के साथ तपस्या कर रहे थे। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले उन्होंने वे सारनाथ गए और अपने उन दोस्तों को क्या किए? उपदेश दिए। ठीक, तो जैसे कि मैं आपको शुरू में बताया था इस सेशन में टोटल 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न समाप्त हुए। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे वीडियो को अंत करते हैं।